आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग सूर्यातप अर्थात इंसोलेशन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्यातप क्या है और पृथ्वी पर सूर्यातप का वितरण किस प्रकार से है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और सूर्य का जो धरातल है, जिसे हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं, इसी फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल से सौरिक ऊर्जा का विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता रहता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से यह जो विकिरण होता है, जो सौरिक विकिरण होता है, वह विकिरण लघु तरंगों के रूप में या शॉर्ट वेव्स के रूप में होता है। कोई भी पिंड विकिरण लघु तरंग के रूप में करेगा या विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करेगा, यह विकिरण करने वाले पिंड के तापमान और आकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः ऐसे पिंड जिनका तापमान अधिक होता है और आकार भी बड़ा होता है, ऐसे पिंडों के द्वारा जो विकिरण होता है वह लघु तरंगों के रूप में या शॉर्ट वेव्स के रूप में होता है। इसके विपरीत ऐसे पिंड जो आकार में छोटे होते हैं और साथ ही साथ उनका तापमान भी कम होता है, उन पिंडों के द्वारा जो विकिरण होता है वह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। क्योंकि सूर्य आकार में पृथ्वी से बहुत बड़ा है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए सूर्य के सतह से या फोटोस्फीयर से जो विकिरण होता है वह विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में न होकर के लघु तरंगों के रूप में होता है। सूर्य का जो फोटोस्फीयर वाला भाग है, जो प्रकाश मंडल वाला भाग है या जो धरातली भाग है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वह 6000 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ से जो विकिरण होगा वह विकिरण लघु तरंगों के रूप में या शॉर्ट वेव्स के रूप में होगा। इस प्रकार से ये जो विकिरण सूर्य के फोटोस्फीयर से होता है, इस विकिरण को धरातल तक आने में, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, या राउंड फिगर में हम कहें तो 15 करोड़ किलोमीटर। और इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के फोटोस्फीयर से चलता है प्रकाश वेग से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो इसको पृथ्वी के सरफेस पर आने में, धरातल तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड तक का समय लग जाता है। इस प्रकार से ये जो सौरिक विकिरण जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, इसी को हम सूर्यातप के नाम से जानते हैं। ये आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही हम सूर्यातप कहते हैं। लेकिन जो सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, वह सूर्य से विकिरित होने वाली कुल ऊर्जा का कुल हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त नहीं होता, बल्कि सूर्य से विकिरित होने वाली कुल ऊर्जा का या कुल सौरिक विकिरण का केवल 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है। तो सूर्य से होने वाले कुल विकिरण का यह एक बहुत छोटा सा भाग है, बहुत नगण्य भाग है, लेकिन इतना हिस्सा ही इस पृथ्वी के लिए काफ़ी है। और ये यदि हिस्सा हमें प्राप्त नहीं होता तो शायद इस पृथ्वी पर हम लोगों का जीवन जो है संभव नहीं होता। क्योंकि यदि पृथ्वी पर ऊर्जा नहीं होती तो हम जीवधारियों का जीवन संभव नहीं होता, हम जीवधारियों का अस्तित्व शायद पृथ्वी पर नहीं होता, और फिर पृथ्वी पर पवनों का संचार हमें देखने को नहीं मिलता, जलधाराओं में महासागरों में जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं वो देखने को नहीं मिलते, और मौसम और जलवायु के तत्व भी देखने को नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर के ये जो सौरिक विकिरण है या ये जो सूर्यातप है, वो न केवल हम जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी पर पवन संचार के लिए भी, सागरों में जलधाराओं के प्रवाह के लिए भी, जल चक्र को कंप्लीट करने के लिए भी, और मौसम और जलवायु जैसे तत्व
इस पृथ्वी पर बने रहें, उनके लिए भी यह सूर्यातप बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूर्यातप को समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी पर सूर्यातप का वितरण जो है वह सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, तो कहीं पर सूर्यातप की मात्रा सामान्य रूप से प्राप्त होती है, और पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सूर्यातप नहीं प्राप्त होता या बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है या जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कहा जाता है कि अधिक होती है। यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर दिन और रात की अवधि वर्ष भर लगभग बराबर 12-12 घंटे की बनी रहती है। तो दिन की अवधि अधिक होती है, लगभग 12 घंटे का दिन होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए यहाँ सूर्य ज़्यादा समय तक चमकता है और इसलिए यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती रहती है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा लंबवत नहीं पड़ती। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को ही सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लेकिन पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती रहती हैं। लगभग मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, लगभग लंबवत पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के भूमध्य रेखा के पास सूर्यातप की मात्रा जो है वो अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात बराबर बराबर होते हैं और पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती रहती है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ ये जो अधिकतम सूर्यातप मंडल है जो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, इसका भूमध्य रेखा की दोनों ओर स्थानांतरण होता रहता है। कब होता है यह स्थानांतरण? यह स्थानांतरण तब होता है, अधिकतम सूर्यताप का जो पेटी है या जो मंडल है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकती रहती है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ। अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? तो क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और जब पृथ्वी ऐसा करती है तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। फलस्वरूप वर्ष के कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, सामान्यतः 6 महीनों तक, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। इसी को हम बोलते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। जैसे इस वाले चित्र में देखें, इस वाले चित्र में दिखाया गया है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर का ये जो पूरा हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे का ये पूरा जो हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य से दूर है। जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है उस गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत पड़ रही हैं, और जो गोलार्ध सूर्य से दूर है या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जो सूर्य से दूर है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ रही हैं। तो यह स्थिति जब बनती है, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, है ना। तो इस स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी ध्रुव में सूर्यातप की मात्रा, तो उत्तरी गोलार्ध को सूर्यातप की मात्रा अधिकतम प्राप्त होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यातप की मात्रा अपेक्षाकृत कम प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर सौर्य विकिरण तिरछी प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक इसी का अपोजिट वर्ष के 6 महीने
पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुक जाता है और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य से दूर चला जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसको सौरिक विकिरण लंबवत रूप में प्राप्त हो पाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक होगी। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है, इस गोलार्ध को जो सौरिक विकिरण है वो तिरछा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। सौरिक विकिरण यहाँ पर 90 डिग्री से कम का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है। और यह स्थिति जब निर्मित होती है तो इसको हम बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। तो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से होता रहता है, और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण ही जो अधिकतम सूर्यातप मंडल है वह भूमध्य रेखा से खिसक करके भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थानांतरित होता रहता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यह कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है अधिकतम सूर्यातप मंडल, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो अधिकतम सूर्यातप मंडल जो है वो मकर रेखा की ओर या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो सूर्यातप मंडल है वो कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर जो है स्थानांतरित होता रहता है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, धरातल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है या कम होती जाती है, और ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर प्राप्त हो रहे सूर्यातप का केवल 40% सूर्यातप ही प्राप्त हो पाता है। यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो सूर्यातप मिल रहा है, मान लेते हैं कि 100 यूनिट सूर्यातप मिल रहा है, तो ध्रुवों पर जो सूर्यातप मिलेगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 40 यूनिट, 40 यूनिट। तो कुल मिलाकर के भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले कुल सूर्यातप का केवल 40% सूर्यातप ही ध्रुवीय क्षेत्रों को प्राप्त हो पाता है। यदि हम पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्राप्त होने वाले सूर्यातप और पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होने वाले सूर्यातप का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली जो सूर्यातप की मात्रा है वह धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा से अधिक होती है। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है यूजीसी नेट वगैरह में, है ना। हमने आपको क्या बताया कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल का ऊपरी भाग मतलब कहाँ, किस ऊंचाई तक, हमने तो आपको बताया है कि वायुमंडल का विस्तार अधिकतम 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आप ध्यान दें कि वायुमंडल मुख्य रूप से धरातल से केवल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है ना। तो यहाँ पर जिस वायुमंडल की हम चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की, वैसे अधिकतम विस्तार 29,000 किलोमीटर तक है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तार कहाँ तक होता है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक या वायुमंडल के ऊपरी भाग में विभिन्न अक्षांशों पर जो प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा है वह धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा से अधिक होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा, यहाँ पर जो है सूर्यातप की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पर वायुमंडल के ऊपरी भाग में, और धरातल पर जो सूर्यातप मिलता है विभिन्न अक्षांशों पर, चाहे वो कर्क रेखा के पास हो या वो जो है आर्कटिक रेखा के पास हो या ध्रुवों के पास हो, है ना, विभिन्न अक्षांशों पर, है ना, किसी भी अक्षांश पर जो प्राप्त होने वाली सूर्यातप की जो मात्रा है उसकी मात्रा जो है यहाँ पर ज्यादा होती है। वायुमंडल के ऊपरी वाले भाग में सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा इसकी तुलना में कम होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि धरातल को सूर्यातप की मात्रा कम क्यों प्राप्त होती है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में सूर्यातप की मात्रा ज्यादा क्यों होती है। तो इसका रीजन यह है कि जब ये सौरिक विकिरण सूर्य के फोटोस्फीयर से चलता है
और जब यहाँ वायुमंडल के ऊपरी भाग में पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ पर सौरिक विकिरण यहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जब यही सौरिक विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरता है, तो वायुमंडल में विविध प्रकार की गैसें मौजूद हैं, धूल के कण मौजूद हैं, जलवाष्प मौजूद है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मौजूद हैं, बादल मौजूद हैं। इन सब के द्वारा क्या होता है कि सौरिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण, कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। तो सौरिक विकिरण का अधिकांश नहीं, कुछ हिस्सा प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण की क्रिया में नष्ट हो जाता है और वह धरातल तक पहुंच नहीं पाता। इसीलिए यहां से जो सौरिक विकिरण चला, यहां तक तो कोई बाधा नहीं थी, वायुमंडल के ऊपर तक, इसलिए सौरिक विकिरण वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही यह सौरिक विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, अब वायुमंडल में विविध प्रकार की जो गैसें मौजूद हैं, जलवाष्प मौजूद है, ओजोन है ना, और इसी प्रकार से जो धूल के कण इत्यादि मौजूद हैं, यह सौरिक विकिरण के कुछ भागों को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ को परावर्तित कर देते हैं, है ना, और कुछ का प्रकीर्णन कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो सौरिक विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है ना, और इसके पश्चात जो बचा हुआ जो सौरिक विकिरण है वह धरातल को प्राप्त हो पाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय भाग में प्राप्त होने वाले विविध अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले जो सौरिक विकिरण की मात्रा है वह अधिक होती है, किंतु धरातल के विविध अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सौरिक विकिरण की मात्रा, धरातल पर विविध अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा जो है वो कम होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है ना, एकदम सरल सा है, कुछ विशेष है नहीं इसमें, केवल वायुमंडल का यहाँ पर प्रभाव है। वायुमंडल से जब सौरिक विकिरण जब गुजरती है तो सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण हो जा रहा है, इसलिए धरातलीय भाग को जो सूर्यातप प्राप्त हो रहा है विभिन्न अक्षांशों पर, उसकी मात्रा वायुमंडल के ऊपरी भाग पर विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा से कम है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछेगा कथन कारण में? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में कथन के रूप में जैसे दे दिया, कथन कारण के रूप में मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कथन में दे दिया कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा से अधिक होती है। ठीक है, ये कथन हो गया। कारण में उसने दे दिया कि वायुमंडल के द्वारा सौरिक विकिरण या सूर्यातप के अधिकांश भाग का प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन कारण में इस प्रकार से प्रश्न यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि 21 जून को जब सूर्य की किरण यहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब वायुमंडल के ऊपरी भाग में सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। 21 जून की बात हो रही है। 21 जून को जब सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य की किरण 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब वायुमंडल के ऊपरी वाले भाग में अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति कहां पर होती है? अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति होती है ध्रुवीय प्रदेशों में। और धरातल पर इसी तिथि को 21 जून को ही धरातल पर अधिकतम सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब की जो पेटी है जो है वहां पर होता है। तो धरातल पर अधिकतम जो सूर्यातप की प्राप्ति है वह 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के पास होती है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिकतम सूर्यातप जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में प्राप्त हो रहा है। अब सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पर, तो सूर्यातप भी यहीं पर अधिकतम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच क्यों प्राप्त हो रहा है? इसके ऊपर यहाँ पर होगा 30 से 40 डिग्री अक्षांश।
तो अधिकतम सूर्यातप की पेटी जो है यहाँ पर आ जाती है 21 जून को। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। प्रतिचक्रवातीय दशाओं की मौजूदगी के कारण इसके ऊपरी वायुमंडल में बादलों का अभाव होता है, इसलिए यहाँ पर इस पेटी में सौरिक विकिरण अधिकांश प्राप्त हो पाता है और सूर्यातप की मात्रा यहाँ पर अधिक हो जाती है। बादल क्या करते हैं, सौरिक विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, और यदि परावर्तित कर देंगे तो वहां पर सूर्यातप की मात्रा धरातलीय भाग पर कम प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके ऊपरी वायुमंडल में कोई इस प्रकार से जो है बादल इत्यादि मौजूद नहीं होते हैं, प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, मौसम साफ होता है, इसलिए सूर्यातप की मात्रा धरातल पर अधिक प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ पर फिर से कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है। 21 जून को जब सूर्य की किरण, कथन में दे दिया 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति कर्क रेखा पर न होकर के 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के पास होती है या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में होती है। ये कथन दे दिया। कारण, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपरी वायुमंडल में बादलों का अभाव होता है तथा यहाँ प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर भी कथन सही है और कारण भी सही है, और जो कारण हमने बताया है वह कारण कथन की व्याख्या करता है, अर्थात यह बताता है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से कथन कारण के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शायद अब आप पृथ्वी पर जो है इंसुलेशन या सूर्यातप के वितरण को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी पर सूर्यातप के कितने मंडल या कितने जोन निर्मित होते हैं। तो यदि हम अक्षांशीय दृष्टि से सूर्यातप के वितरण को देखें तो पृथ्वी पर सूर्यातप के हमें 3 कटिबंध या 3 मंडल या 3 जोन दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम क्रमशः अधिकतम सूर्यातप मंडल, मध्यम सूर्यातप मंडल और निम्न सूर्यातप मंडल के नाम से जानते हैं। जो अधिकतम सूर्यातप मंडल है इसको हम अयनवर्ती मंडल भी बोलते हैं। अधिकतम सूर्यातप मंडल को हम क्या बोलते हैं, इसके और भी नाम है अयनवर्ती मंडल। इसको हम अयनवर्ती मंडल भी बोलते हैं, या इसको हम निम्न अक्षांशीय मंडल भी बोलते हैं, निम्न अक्षांशीय मंडल। ठीक है। और ये जो अयनवर्ती या निम्न अक्षांशीय मंडल है इसमें सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है, इसलिए इसको हम अधिकतम सूर्यातप मंडल भी बोलते हैं। और यह मंडल जो है वह दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच विस्तृत होता है। अर्थात ये वाला जो मंडल है वह कर्क और मकर रेखाओं के बीच में विस्तृत है, या कर्क और मकर रेखाओं के बीच में स्थित होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, जिसके कारण कभी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो कभी पृथ्वी का उत्तरी जो दक्षिणी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका होता है। इसकी चर्चा तो भी हो चुकी है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण इस वाले मंडल में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार प्रत्येक स्थान पर लंबवत पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है, 2 बार लंबवत पड़ रही। यहाँ पर सूर्य की किरण 21 जून को लंबवत पड़ रही। 21 जून को यदि सूर्य की किरण यहाँ लंबवत पड़ रही तो जुलाई में सूर्य की किरण यहाँ कहीं होगी, अगस्त में यहाँ कहीं होगी, और सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य की किरण आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही। फिर सितंबर के बाद ये सौरिक विकिरण नीचे आएगा, अक्टूबर में सूर्य की किरण यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगी, नवंबर में यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगी, और दिसंबर में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को फिर से मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। फिर सौरिक विकिरण इसके नीचे नहीं जाएगा। सौरिक विकिरण की जो लंबवत किरणें हैं वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही लंबवत पड़ती रहती हैं। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा जो है, यह दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के लंबवत किरणों की अंतिम सीमा रेखा होती है। तो इसके बाद 22 दिसंबर के बाद फिर जो सौरिक विकिरण है वो ऊपर की ओर लौटना शुरू करेगा।
तो जनवरी में सूर्य की किरण यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगी, फरवरी में यहाँ कहीं लंबवत पड़ेगी, और मार्च में 21 मार्च को फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। फिर अप्रैल में यहाँ कहीं, मई में यहाँ कहीं, और जून में फिर से 21 जून को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर पुनः लंबवत पड़ेंगी। कुल मिलाकर के ये जो मंडल है या ये जो जोन है, जिसको हम अधिकतम सूर्यातप मंडल या अयनवर्ती मंडल या निम्न अक्षांशी मंडल कहते हैं, इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तापमान, प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तापमान और 2 बार न्यूनतम तापमान होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण। ठीक है। और यह जो मंडल है, इस मंडल में सूर्यातप के वितरण में हमें ऋतुवत परिवर्तन नगण्य देखने को मिलता है। मतलब इस वाले मंडल में सूर्यातप के वितरण में ऋतुवत परिवर्तन हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में अंतर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये अधिकतम सूर्यातप का मंडल हुआ, और इस मंडल में सूर्य की किरणें जो है उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ जो है कभी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में। परिणाम स्वरूप इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ती हैं, और इसीलिए इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तापमान और 2 बार न्यूनतम तापमान होता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में अंतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस मंडल में जो ऋतुवत परिवर्तन सूर्यातप के वितरण में जो हमें देखने को मिलता है, वह परिवर्तन बहुत ही नगण्य होता है। अब इसके बाद जो दूसरा मंडल है उसको हम बोलते हैं मध्यम सूर्यातप मंडल, और ये जो मध्यम सूर्यातप मंडल है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में विस्तृत होता है। ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, ये नॉर्थ नहीं होगा बल्कि साउथ होगा। साठ डिग्री साउथ, और ये है निम्न अक्षांशीय मंडल, है ना, निम्न सूर्यातप मंडल। ठीक है। तो ये जो मध्यम सूर्यातप मंडल है, यह दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में विस्तृत होता है। ओके। इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम तापमान और एक बार न्यूनतम, इस मंडल में वर्ष में प्रत्येक स्थान पर एक बार अधिकतम सूर्यातप और एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। मतलब ये वाला जो मंडल है, इस वाले मंडल में सूर्यातप वर्ष में एक बार अधिकतम प्राप्त होता है और एक बार वर्ष में न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। और यह भी सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण ही होता है। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो यहाँ पर अधिकतम तापमान प्राप्त होगा वर्ष में एक बार, लेकिन उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इसी वाले मध्यम सूर्यातप वाले मंडल में ही यहाँ पर कम सूर्यातप प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाएगा तब इस वाले मंडल में यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होगा, और इसी समय यहाँ पर मध्यम सूर्यातप वाले मंडल में अपेक्षाकृत कम सूर्यातप प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो मंडल होता है, इस वाले मंडल में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। लेकिन इस मंडल में कभी भी सूर्यातप अनुपस्थित नहीं हो सकता, अर्थात सूर्यातप की मात्रा शून्य नहीं हो सकती। सूर्यातप की मात्रा प्राप्त जरूर होती है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि इस मंडल में सूर्यातप के वितरण में हमें ऋतुवत असमानता देखने को ज्यादा मिलती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा में अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद आता है निम्न सूर्यातप मंडल, और ये जो निम्न सूर्यातप मंडल है यह दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में, या 60 डिग्री से लेकर के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में यह विस्तृत होता है। और इस मंडल में भी
वर्ष में एक बार अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है और वर्ष में एक बार न्यूनतम सूर्यातप की प्राप्ति प्रत्येक स्थानों पर होती है। ठीक है, किंतु इस मंडल में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों का अभाव कुछ समय तक होता है, अर्थात कुछ समय तक इस मंडल में सूर्यातप की प्राप्ति नहीं होती है। आप जानते हैं ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो इस ये वाला मंडल वहीं आता है, ये जो ध्रुव है यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्यातप कुछ समय तक अनुपस्थित रहता है, उसकी मात्रा जो है वो 0 हो जाती है और इस प्रदेश में या इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा पर जो भी सौरिक विकिरण प्राप्त होता है उसका केवल 40% सौरिक विकिरण ही प्राप्त हो पाता है।